हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम जो है यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज़ देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो है जीएस थर्ड पेपर का पार्ट 1 देख चुके हैं और आज हम लोग जो है पार्ट 2 देखने वाले हैं। अब जैसे कई अभ्यर्थी जो है कमेंट करके बोल रहे थे कि सर जो है आप बहुत धीमे बता रहे हैं, बहुत धीमे चल रहे हैं, मतलब कई पार्ट में जो है क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो उसका मेन उद्देश्य है कि देखिए मेंस के प्रश्न बताने के लिए तो मैं तेज़ से बता दूँ, एक दिन में 50 क्वेश्चन बता दूँ, लेकिन आप उससे सीखेंगे क्या, समझेंगे क्या, ठीक है? तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चंस की डिमांड को पकड़ना सीख जाओ, क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाओ। नॉर्मली जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको मेंस के क्वेश्चन से बड़ा डर लगता है, ठीक है? और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी नए अभ्यर्थी तैयारी करने आ रहे हैं, वो मेंस से ना डरें। मतलब मेंस सरल होता है प्रीलिम्स की अपेक्षा। आपको अगर डरना है तो प्रीलिम्स से डरिए, क्योंकि आपको भी हो सकता है आपने अभी परीक्षा ना दी हो या प्रीलिम्स के पेपर ना देखे हों। अभी जो प्रीवियस 5 ईयर के पिछले 5 सालों के अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं, तो प्रीलिम्स को ये सोच कर के मत आइए कि जो है प्रीलिम्स हल्का होगा, मेंस कठिन होगा। मेरे अगर अगर मेरी राय जानना चाहोगे तो हिंदी माध्यम के लिए सबसे जो चुनौतीपूर्ण आपका जो है एक तरीके से पड़ाव है वो प्रीलिम्स का ही है, ठीक है? तो प्रीलिम्स पे मेन फ़ोकस होना चाहिए ताकि आप प्रीलिम्स अगर पास करोगे, तभी आप मेंस देने का मौका पाओगे। और मेंस प्रीलिम्स की अपेक्षा सरल है क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव है, मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है और इसमें आपके पास चॉइस है। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है कि वही 4 ऑप्शन हैं, उन्हीं में से कोई चुनना है। तो वहाँ ऑप्शन आपके केवल 4 हैं, यहाँ क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो मेंस में आपके पास होने की या जो है क्वालीफाई करने की चांसेस ज़्यादा हैं। बस बशर्ते आपको जो है राइटिंग स्किल अच्छी आनी चाहिए, मतलब लिखना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, जीएस पेपर थर्ड का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? तो पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले जाकर के पार्ट 1 देखें। और जो अभ्यर्थी आते हैं, नए बच्चे बहुत सारे आते हैं हमारे चैनल में, तो देख कर के चले जाते हैं लेकिन चैनल को मतलब सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छा कंटेंट बिना फिजूल की बातें, इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई जो है आपको पैसा ले लेंगे या कुछ जो है चार्जेज़ ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जो है बस सपोर्ट करिए, लोगों तक अपने या अपने दोस्त यारों तक ये चैनल को ज़रूर शेयर किया कीजिए। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, ऐसे नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे जो है यूट्यूब में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही जो है कोई कमेंट, लाइक ये नहीं करते। तो आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ और नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूँ, तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। बाकी आपके लिए ही ये चैनल बना हुआ है, हिंदी माध्यम के जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐज़ अ बड़े भाई के रूप में, ऐज़ अ मेंटर के रूप में आपको मैं गाइड करने आया हूँ, क्योंकि मेरे पास 9-10 साल का अनुभव है, मतलब पढ़ने का भी और पढ़ाने का। पिछले 2-3 साल से किसी संस्थान से जुड़ा हूँ, तो आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो बेफिज़ूल हो, जिसका कोई मतलब ना हो, ठीक है? तो ये जो सीरीज़ शुरू की है इसका बहुत मतलब हमने सोच समझ के शुरू की है। जो जो भी नया अभ्यर्थी है, वो अगर तैयारी करने आया है तो उसको मेंस के क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग 2013 से ही क्वेश्चंस को देखना शुरू कर रहे हैं। हम लोग प्रीलिम्स में ये काम पहले भी कर चुके हैं, यानी 2026 का जो प्रीलिम्स हुआ था उससे पहले हम लोग जो है एक नज़र सीरीज़ प्रीलिम्स के लिए भी लाए थे, ठीक? तो उसी जैसा ये जो है मेंस का एक जो है सीरीज़ है, तो इसको आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख कर के आइए, फिर आपको आगे देखना चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहा है, भारत में, भारत यानी भारत मतलब अपना भारत, ठीक है? तो भारत में बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, मतलब स्वास्थ्य अच्छा हो, पोषण अच्छा हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में, खाद्य उद्योग यानी फूड इंडस्ट्री में, ठीक है? तो खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु, यानी गुलाबी क्रांति को प्रोत्साहित करने हेतु, ऐसा समझ लो, ठीक? उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। मतलब जो-जो उपाय होने चाहिए गुलाबी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। अब गुलाबी क्रांति किसके संदर्भ में है, आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर आपने कभी पढ़ा होगा, अगर आप जो है 11th-12th की थोड़ी बहुत भी सामाजिक पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें गुलाबी क्रांति के बारे में दिया होगा, ठीक है? तो गुलाबी क्रांति मैं चलो बता देता हूँ। ये एक्चुअल में जो है गुलाबी क्रांति आपका किससे, मीट ये कह सकते हो नॉर्मली, कि जो मांस है उससे संबंधित है। तो अच्छे हेल्थ के लिए, यहाँ लिखा है ना, अच्छे पोषण और स्वास्थ्य के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में जो फूड इंडस्ट्री है, जो आजकल फूड इंडस्ट्री जो है आप देखते हो, पिज्ज़ा, बर्गर, इस टाइप में, ठीक है? तो फूड उद्योग में
गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु यानी उसके प्रोत्साहन हेतु, उसके प्रमोशन के लिए उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। जो उपाय या जो हमारे पास विकल्प है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। आलोचनात्मक का मतलब हो गया कि आपको पहले कमियाँ बतानी है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताना है, ठीक है? तो आलोचनात्मक प्रकाश डालिए, ये जो है आपका 10 नंबर का प्रश्न है। तो ये पहले आपको पता होगा कि 2013 में 25 प्रश्न आते थे, हर पेपर में 25 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न जो है 200 मार्क्स का होता था, 200 शब्दों का, और उसका जो मार्क्स क्या ये अंक कितना होता था 10, ठीक है? तो 200 शब्दों में आपको ये प्रश्न लिखना था। 2013 में आया था, सिंपल था क्योंकि उस समय काफ़ी चर्चा में था ये सब चीज़ें, पोषण और स्वास्थ्य। आपको पता होगा कि जो है उस समय ही खाद्य सुरक्षा बिल आया था 2013 में। 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल आया ना, जिसमें हम लोग आज राशन गरीबों को देखते हैं कि उनको मिलता है हर महीने। तो वो किस लिए लाया गया था? पोषण और स्वास्थ्य को देख कर के ही लाया गया था। इससे पहले 2004-5 में मिड डे मील की जो व्यवस्था है उसको कानूनी ढाँचा दिया गया। तो इस तरह से जो हमारे पोषण और स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ें लाई गई, उसी संदर्भ में एक जो ये भी कहा गया कि खाद्य उद्योग जो है, उनमें गुलाबी क्रांति जो है उसको प्रोत्साहन के लिए जो उपाय की आवश्यकता है, उसको सुदृढ़ करना चाहिए, ठीक है? उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता, मजबूत करने की आवश्यकता है। कोई भी उपाय हो, जिससे गुलाबी क्रांति बेहतर तरीके से सफल हो सके। फिर इस कथन की आलोचनात्मक टिप्पणी या आलोचनात्मक प्रकाश डालना है। तो आई थिंक आप जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर मैं इंग्लिश में यहाँ देखना चाहूँ तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो कि इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन मेजर्स टू प्रमोट द पिंक रेवोल्यूशन इन फूड इंडस्ट्री। यहाँ देखा ना, पिंक रेवोल्यूशन इन फूड इंडस्ट्री फॉर इंश्योरिंग बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यानी लिखा है सुनिश्चित करने के लिए। तो इंश्योरिंग बेटर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यहाँ आपका पोषण एंड स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, क्रिटिकली एलुडिएट द स्टेटमेंट, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस समझने हैं, देखने हैं, और कोशिश किया कीजिए कि जहाँ पे आपको हिंदी कठिन लगे, जैसे यहाँ पे हो सकता है आपको सुदृढ़ ना समझ में आ रहा हो, ये हो सकता है प्रोन्नति ना समझ में आ रहा हो, तो ये इसका जो है तुरंत देखो कि इसकी इंग्लिश क्या है। जैसे यहाँ प्रमोट लिखा है, प्रमोट, तो प्रमोट तो आप लोग नॉर्मली सब शब्द सुनते हो, लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है? प्रोन्नति, ठीक? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को समझना है। जहाँ हिंदी नहीं समझ में आ रही है, वहाँ इंग्लिश देख लेंगे। जहाँ जो है इंग्लिश समझ में नहीं आती, जैसे इंग्लिश मीडियम का कोई जो है अभ्यर्थी देख रहा हो ये सीरीज, तो वो हिंदी में देख सकता है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी तरह हम लोग जो है इस सीरीज का मेन उद्देश्य यही कि आप क्वेश्चन को सही से समझ पाओ, उसकी डिमांड क्या है, वो पूछना क्या चाह रहा है, 200 शब्दों में लिखना क्या है, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गुलाबी क्रांति से संबंधित प्रश्न आया था और खाद्य उद्योगों को मजबूत करने की बात की गई थी, उनको प्रमोट करने की बात की गई थी, ठीक है? उसी संदर्भ में प्रश्न पूछा है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। अब भारतीय स्वामित्व का मतलब हो गया जो भारत के नागरिक हैं उनके स्वामित्व में, यानी उनके मालिकाना हक में जो चलने वाली कंपनियां। जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो आज आप ले सकते हो अडानी, ठीक है, टाटा, ठीक है? तो इनके जो मालिक हैं वो कौन है? भारतीय ही हैं। आप अंबानी जी भी ले सकते हो, और भी जैसे बजाज हो गया, महिंद्रा हो गया, तो ये इनके जो है मालिक हैं वो कौन है? भारतीय हैं। तो भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर, उनके नाम पे जो कंपनियाँ, उनके कंपनियों पर उदारीकरण, आपका उदारीकरण क्या है? तो ये लिखा है लिबरलाइजेशन, जो 1991 में हम लोगों ने एलपीजी सिस्टम लागू किया था, तो उसी के संदर्भ में पूछ रहा है। अब 2013 में पूछ रहा है, यानी लगभग 20 साल बाद क्या प्रभाव हुआ होगा उदारीकरण का, जो हमने उदारीकरण अपनाया, एलपीजी सिस्टम को अपनाया, उसका प्रभाव इन कंपनियों पर क्या पड़ा जो भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियां, ठीक है? तो भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। आप किसी को अगर एलपीजी सिस्टम ना समझ में आ रहा हो सकता है नया अभ्यर्थी हो तो ना समझ में आ रहा हो कि सर एलपीजी गैस तो नहीं है, ठीक है? तो एक बार आप जो है नेट में डाल के देखो कि 1991 में, उस समय जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, ठीक है? तो उन्होंने जो है एलपीजी सिस्टम को यहाँ पे लागू किया था, ठीक? तो यहाँ पे एल का मतलब है लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये व्यवस्था लागू की थी भारत के संदर्भ में, ठीक है? तो उस उदारीकरण का प्रभाव भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर किस प्रकार पड़ा है उसका परीक्षण करना है, ठीक है? आगे लिख रहा है क्या वे का मतलब क्या वो भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनियां जो अन्य विदेशों में भी हैं, ठीक है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, मतलब उनसे कंपटीशन कर पा रही हैं कि नहीं कर रही हैं, विवेचना कीजिए। तो आई थिंक सरल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें कुछ खास नहीं था, बस उदारीकरण हो सकता था आपको न समझ में आ रहा हो, तो मैंने समझा भी दिया आपको कि उदारीकरण क्या है। 1991 में जो एलपीजी सिस्टम था वो क्या था, ठीक है? थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आपको कोशिश करनी चाहिए कि शुरू में आप 50 शब्द लिखने का प्रयास करो। नहीं 50 लिख पा रहे हो, 10 तो लिख पाओगे। कुछ तो लिखने का प्रयास करो अपने मन से, ठीक है? शुरुआत ज़रूरी है, शुरुआत नहीं करोगे कुछ नहीं आने वाला। तो ये जो है आपका क्वेश्चन 200 शब्दों में लिखना था।
सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा खास नहीं था कि आपको जो है डरने की ज़रूरत हो, ठीक है? तो इस तरह क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी में। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार। अब देखिए, यूपीएससी हिंदी, इंग्लिश में कहीं-कहीं गलती करता था पहले, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे यहाँ अगर आप पढ़ो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की बात लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन लैंड रिफॉर्म, अब यहाँ लैंड रिफॉर्म पूरा लिखा है। अब लैंड रिफॉर्म की हिंदी सुधार नहीं होगा, बल्कि भूमि सुधार होगा, तो हम लोग इसको सुधार लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ भूमि सुधार होना चाहिए, ठीक? तो मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए कि ऐसा नहीं कि मैंने लिखना जो है भूल गया, ये यूपीएससी की ही गलती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, ठीक है? पूरा पढ़ता हूँ मैं, जो यूपीएससी ने गलती की थी उसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश का पार्ट ज़रूर देखिए। कोई भी हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी है, अगर वो जो है पेपर मेंस का देख रहा है तो साथ में इंग्लिश का ज़रूर पढ़े। हो सकता है शुरू में कठिन हो, कठिन आपको लगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इन्होंने सुधार लिखा है, इसका इंग्लिश कहाँ पे लिखा है? तो सुधार की इंग्लिश रिफॉर्म होती है, लेकिन यहाँ तो लिखा है लैंड रिफॉर्म। तो इस तरह से आपको पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाओ। और आपको पता होगा यूपीएससी प्राथमिकता किसको देता है? अगर कहीं गलती हुई तो वो इंग्लिश को ही प्राथमिकता देगा कि इंग्लिश में क्या लिखा था, ठीक है? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना बहुत अच्छे से कि कहीं पे ना समझ में आए, तो आपको इंग्लिश देखनी ही देखनी है, ठीक? तो यहाँ क्या बोला है? भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, मैं भूमि सुधार पढ़ रहा हूँ। भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता यानी जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक? और गरीबी उन्मूलन यानी आपका ये एलिमिनेशन टू पॉवर्टी, मतलब एलिमिनेट करना, पॉवर्टी को समाप्त करना। तो गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, आपको 3 के बीच में संबंध स्थापित करना है। भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन, इनके बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी स्थापित करने का मतलब है कि आपको लिखना है संबंध के बारे में। फिर आगे ये एक प्रश्न हो गया, ठीक? दूसरा इन्हीं इन्हीं इसमें आगे क्या बोला है यूपीएससी कि भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन और अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। तो भारत में जो कृषि अनुकूल यानी कृषि के लायक जो भूमि है, उसमें सुधार के रूपांकन और अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। सुधार के रूपांकन यानी डिजाइनिंग, यहाँ पे देखो इंग्लिश पढ़ता हूँ मैं, डिस्कस द डिफिकल्टीज इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रेंडली लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रूपांकन का मतलब हो गया उसकी डिजाइनिंग पे, और उसको कैसे हम लोग अनुपालन करेंगे, किससे उसको इम्प्लीफाई करेंगे, उसकी कठिनाइयों की विवेचना करना है, ठीक है? डिफिकल्टीज की जो है विवेचना करना है, डिस्कस करना है, ठीक? तो आई थिंक आप ये क्वेश्चंस की मांग को, क्वेश्चंस की डिमांड को समझ गए होंगे कि इसमें एक पार्ट आपका ये था संबंध स्थापित करने के लिए, और दूसरा क्या था कि भारत में जो कृषि अनुकूल यानी कृषि के अनुकूल भूमि सुधार के रूपांकन और अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। यानी कृषि के अनुकूल भूमि सुधार हो, कि जिस तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पे कृषि होनी है तो यहाँ पे भूमि सुधार हो जाना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए एक ये ज़मीन है जिसमें जो है भूमि सुधार का मतलब क्या था कि जो है जो ज़मींदारों के पास ज़्यादा भूमि है, उसकी कुछ ज़मीन गरीबों में बाँट दी जाए, तो उनको भी ज़मीन मिल जाएगी, ठीक है? तो उनको भी एक तरीके से क्या मिल जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा। उनको भी एक जो है अपना जीविका पाने का एक माध्यम मिल जाएगा। तो भूमि सुधार में किस तरह से हम लोग डिज़ाइनिंग करें कि सबको अच्छे से उसका हक मिल जाए, और उसका अनुपालन यानी इम्प्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे उसको जो है लागू कराएँगे, उनकी कठिनाइयों की, क्योंकि कठिन काम था ना कि भाई ज़मींदार से जो है ज़मीन लेकर के गरीबों में बाँटना कठिन काम तो है ही, ठीक है? तो भूमि सुधार के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना करना है। तो आई थिंक आप जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे, और आपको पता होगा कि भूमि सुधार आपको पढ़ना ही है इकोनॉमी में, ठीक है? ठीक? तो इसको ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। देखिए कहीं कोई गलती हो सकता है, क्योंकि भाई मैं 9-10 साल से इस फ़ील्ड में हूँ। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है कि सर इसका मतलब ये था, तो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ सरल शब्दों में, ठीक है? और सरल शब्दों में समझाने के कारण हो सकता है कोई चीज़ छूट जा रही हो, या किसी शब्द का अर्थ कुछ बोल रहा हूँ, तो आप उसका केवल मतलब समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें 2 भाग हैं। अब जब 2 भाग होते हैं तो ये आपको पता होगा कि जो है एक क्वेश्चन आता है वो तो 10 नंबर का आता है। तो इसके 2 भाग कर दोगे तो 5-5 नंबर के हो जाएँगे, और जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो 200 शब्दों में लिखने का लिखने का निर्देश होता है। जब 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 100 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया जाता है। यानी यूपीएससी आपको आगे देगा कि अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें 100 शब्द ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने हैं, ठीक है? इसी तरह इसका दूसरा पार्ट भी होगा। तो 9वाँ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट आपको 100 शब्दों में लिखना है, और आपका इसी तरह दूसरा पार्ट है खा नंबर, उसको भी 100 शब्दों में ही लिखना है। तो समझते हैं पहले हम लोग 9वें का पार्ट ए, या कह सकते हो का नंबर।
क्या बोला है, अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में। अब बहुत सारे अभ्यर्थी चौंक रहे होंगे कि सर इसका मतलब बता दीजिए एक बार। तो भाई बताने के लिए तो आया हूँ, ठीक है। आपको क्वेश्चंस की डिमांड, क्वेश्चंस की प्रकृति ये समझाने ही आया हूँ। तो यूपीएससी की क्वेश्चन प्रकृति समझ गए तो आपके लिए आसान तो है ही। तो अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति, अर्थव्यवस्था, अब यहाँ पे संदर्भ लिखना है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति। अब माल का मतलब क्या होता है, वस्तु। माल का मतलब क्या हो गया, गुड्स। इसमें सर्विस भी जोड़ सकते हो। तो गुड्स मतलब वस्तु। तो वस्तुओं के व्यापार सिस्टम में, पद्धति का मतलब सिस्टम में। तो गुड्स का यानी आपका माल का मतलब हो गया वस्तु। तो वस्तु के व्यापार पद्धति में, उसके सिस्टम में, बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र में। अब पूरे अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में जो बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र है, बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र का मतलब हो गया मल्टी ट्रेड रिटेल। अब मल्टी ट्रेड रिटेल का मतलब क्या हो गया, जो सुपरमार्केट टाइप की जो है बाजार होती है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो लिखा है सुपरमार्केट या मॉल, ठीक है। तो बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी जो एफडीआई है, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट मैंने बोला है तो उसको सुधार लीजिएगा। तो विदेशी प्रत्यक्ष जो निवेश है वो कहाँ पे आ रहा है, सुपरमार्केट के, मॉल जैसे क्षेत्रों में भी आ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो व्यापार का सिस्टम है, पूरा व्यापार यानी जो वस्तु व्यापार का सिस्टम है, उसमें जो सुपरमार्केट जैसी क्षेत्र है वहाँ पे एफडीआई आ रहा है, प्रवेश जो आ रहा है। तो उसका प्रभाव क्या होगा भाई, एफडीआई आएगा सुपरमार्केट में तो इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, उसकी विवेचना करना, उसको डिस्कस करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे। इसको अगर सरल तरीके से यूपीएससी पूछता तो इस तरह से पूछता। अगर जो है यूपीएससी इसको सरल तरीके से हिंदी में पूछता तो किस तरह से पूछता, जब विदेशी कंपनियों द्वारा, विदेशी कंपनी मतलब बाहर की कंपनियां, जो भारत की कंपनियां नहीं है, जो विदेश की कंपनियां, ठीक है, हमारे देश के बड़े बड़े सुपरमार्केट या मॉल, ठीक है, जिसको बोलते हैं बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र या मल्टी ब्रांड रिटेल में अपना पैसा लगाती हैं। जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं हमारे सुपरमार्केट में या भारत के जो सुपरमार्केट है उसमें पैसा लगाती हैं या अपनी दुकानें खोलती हैं। हो सकता है दुकान भी खोल ले, जैसे मॉल में है तो कोई ब्रांड खुल जाता है विदेश का, ठीक है। तो दुकानें खोलती हैं तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था और व्यापार पर क्या असर पड़ता है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, ठीक है। इस पे विवेचना करना है। तो अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे सर इतने कठिन शब्द आएंगे तो फिर हम मेंस कैसे लिखेंगे, हम तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे। तो मैं बार बार इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आप जो पीवाईक्यू देखा होगा तो यूपीएससी कितना भी कठिन क्वेश्चन बनाए तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके आप क्वेश्चन को तो पकड़ ही लोगे कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब आपने एक भी बार जो है यूपीएससी के पेपर नहीं देखे मान लीजिए और देने चले गए, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स निकल भी जाता, आपने पढ़ाई की, बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपका प्रीलिम्स निकल गया, ठीक, लेकिन आपने क्वेश्चंस मेंस के नहीं देखे, तो हो सकता है आप शब्दावलियों में फंस जाओ कि बहु व्यापार खुदरा क्षेत्र क्या है सर, ठीक है, माल व्यापार पद्धति क्या है। तो ऐसे ही प्रश्न यूपीएससी फंसाता है। तो आप कोशिश क्या करना चाहिए कि इंग्लिश में चीजें देखो या मल्टी ट्रेड रिटेल देखो, ठीक है। एंट्री इनटू मल्टी ट्रेड रिटेल सेक्टर ऑन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन कम्युनिटी ट्रेड पैटर्न। यहाँ लिखा ना कम्युनिटी ट्रेड पैटर्न का मतलब हो गया माल व्यापार पद्धति। अब यहाँ माल का मतलब यहाँ उन्होंने लिखा है ट्रेड, ठीक है। तो उससे मतलब ना समझना, मैंने आपको मतलब बताने के लिए आपको चीजें बता दी हैं। यहाँ ट्रेड मतलब व्यापार हो गया और यहाँ कमोडिटी लिखा है, ठीक है, माल मतलब कमोडिटी। तो उसमें मैंने बताया ना गुड्स एंड सर्विस दोनों आ जाती है, तो कमोडिटी में दोनों आ सकती है। तो ट्रेड पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी ये इंग्लिश में था। तो स्वाभाविक है कि आप जब तक हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके चीज़ों को नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाओगे। अब जैसे मैं ये क्वेश्चंस देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं इसको बताऊं कैसे, क्योंकि मैं तो समझ गया, लेकिन आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें समय देना पड़ा कि ये बच्चों को आसान भाषा में समझ में आ जाए, उसको जो है किस तरह से समझा दिया जाए कि उसको चीज़ें समझ में आ जाए कि लिखना क्या है, ठीक है। तो आई थिंक आप जो है क्वेश्चंस की डिमांड समझ गए होंगे, ठीक। और इसका 100 शब्दों में उत्तर लिखना था। इसी तरह से आगे जो इसका पार्ट 2 है या कह सकते हो बी या खा नंबर 9वें का, तो इसमें क्या बोला, यद्यपि यद्यपि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा, मैं बार-बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप समझो, इस शब्द में गौर करो। किस यद्यपि, यद्यपि का मतलब जबकि, या कह सकते हो यद्यपि जबकि, ठीक है। भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकृति दे दी थी। इससे पहला वाला प्रश्न भी एफडीआई से संबंधित है, यह भी प्रश्न एफडीआई से संबंधित है कि भारत ने क्या किया सितंबर 2012 में, किस क्षेत्र में, संयुक्त संधि मार्ग द्वारा, ठीक है, बहु बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की स्वीकृति दे दी थी। लेकिन पर
इस निवेश में 1 वर्ष पश्चात भी कोई उन्नति नहीं हुई। मतलब भारत ने जो है एफडीआई खोल दिया था किस क्षेत्र के लिए? संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा के लिए। अब मैं बताऊँगा बहुमार्का क्या होता है, इसलिए मैंने कलर अलग चेंज कर रखा है। आप केवल पहले क्वेश्चंस की माँग समझो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, फिर जैसे शब्द बताऊँगा तो आप पकड़ लोगे, ठीक है? तो यद्यपि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकृति दे दी थी, लेकिन यानी पर इस निवेश में मतलब जो एफडीआई आया है, 1 वर्ष पश्चात भी कोई उन्नति नहीं हुई है, कोई भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली है। कारणों की विवेचना कीजिए कि उन्नति क्यों नहीं हुई? उसका जो है एक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए व्यापार को, ठीक है? तो यहाँ आप पहले समझो कि संयुक्त संधि मार्ग क्या होता है? तो संयुक्त संधि मार्ग का मतलब है, ये देखो मैंने लिख दिया ताकि आप चीज़ें समझ पाओ कि संयुक्त संधि मार्ग यानी जॉइंट वेंचर गवर्नमेंट रूट्स बोलते हैं। तो विदेशी कंपनियों के लिए सीधे अकेले दुकान खोलने के बजाय, मतलब जो विदेशी कंपनियां होती हैं वो सीधा भारत में दुकान न खोल करके क्या करते हैं, किसी भारतीय कंपनी के साथ, मतलब जैसे मान लीजिए कोई अमेरिकी की कंपनी है, मान लीजिए अमेजॉन, ठीक है? अमेजॉन मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अमेजॉन अमेरिकी कंपनी है, वो भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने और सरकार से मंजूरी लेने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं संयुक्त संधि मार्ग। तो ये अमेज़न कंपनी क्या करेगी, वो डायरेक्ट अपना जो है कोई भी दुकान या कोई भी ऐसा मार्ट भारत में नहीं खोले, बल्कि क्या कर रही है कि भारत में जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, मान लीजिए भारत में एक ब्लू मार्ट है, ठीक है? ब्लू मार्ट भारत की मान लेते हैं, है कि ठीक? तो ब्लू मार्ट जो है कंपनी में क्या करती है कि ऐसा करते हैं, हम आपको 500 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप जो है अपनी जो भारतीय कंपनी उसके आधार पे भारत सरकार से आप मंजूरी ले लीजिए, तो हमारा 500 करोड़ रुपए ये लगा लीजिए, ठीक है? तो ये डायरेक्ट खोलते हैं तो बहुत सारे जो है कागजी कार्रवाई में जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। तो इन्होंने अपना पैसा इस कंपनी के माध्यम से लगा दिया। तो यही होता है संयुक्त संधि मार्ग। अब आप क्वेश्चन फिर से देखो, यद्यपि भारत ने सितंबर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा यानी किसी भारतीय कंपनी में किसी विदेशी कंपनी का पैसा लगाने का जो माध्यम है उसके द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले, बहुमार्का खुदरा भी देख लो। बहुमार्का खुदरा व्यापार क्या होता है? ऐसे बड़े स्टोर या सुपरमार्केट जहाँ कई अलग-अलग कंपनियाँ या ब्रांड्स के सामान एक साथ बेचे जाते हैं। जैसे वॉलमार्ट हो गया, टेस्को हो गया, है ना? तो सुपरमार्केट मान सकते हो आप उसको। जहाँ जैसे आप बिग बाज़ार जानते हो ना? बिग बाज़ार हो गया, मॉल हो गया, सुपरमार्केट हो गई, है ना? तो ये क्या होते हैं? यही होते हैं बहुमार्का खुदरा। यहाँ पे अगर इसकी इंग्लिश देखना चाहो तो ये लिखा है मल्टी ब्रांड रिटेल, ठीक है? ये। तो बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकृति दे दी थी। यानी जो सुपरमार्केट जैसी चीज़ें हैं उसमें एफडीआई के लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी। कब? सितंबर 2012 में दे दी थी। किसके ज़रिए? संयुक्त संधि मार्ग, मतलब कोई भारतीय कंपनी विदेशी कंपनियों को पैसा लगा करके एफडीआई ले सकती है, यहाँ पे अपना व्यापार कर सकती है। लेकिन एफडीआई तो आया, लेकिन इस निवेश में 1 वर्ष पश्चात भी कोई भी उन्नति या कोई भी सुधार नहीं देखने को मिलता है। तो कारणों की विवेचना करना है। तो आई थिंक आप क्वेश्चंस की डिमांड को समझ गए होंगे, ठीक है? तो मैं इसको सरल अगर बनाता, मान लीजिए फिर से मैंने देखिए यहाँ पे सरल बनाने की कोशिश की कि क्वेश्चन अगर सरल बनाते तो कैसे बनाते यूपीएससी, कि भारत सरकार ने सितंबर 2012 में विदेशी कंपनियों को भारत के बड़े सुपरमार्केट जैसे मल्टी ब्रांड रिटेल बोल देते हैं, ठीक है? तो सुपरमार्केट में पैसा लगाना यानी एफडीआई की मंजूरी दे दी थी। कब? 2012 में। लेकिन इस मंजूरी के 1 साल बाद भी विदेशी कंपनियों ने भारत में कोई खास निवेश नहीं किया और ना ही कोई प्रगति हुई। मतलब निवेश भी नहीं किया या कम निवेश आया या उसमें प्रगति नहीं हुई, जो पैसा आ रहा था बस उतना ही आ रहा है, ठीक है? इसके क्या कारण थे विस्तार से बताइए। तो ये सिंपल हो गया ना, मतलब ये आपको आसानी से बात समझ में आ रही है। लेकिन यूपीएससी देखिए किस तरह से खेलता है। अब तो ख़ैर काफ़ी सुधार हो गया है, 2013 से अब बहुत सुधार है। अगर आप 2026 या 2025 का मेंस देखोगे, अभी तो 2026 का मेंस होने वाला है 21 अगस्त से, तो उसमें भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, ठीक? तो अब चलते हैं हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको ऊपर के 9 क्वेश्चन्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, मतलब 6 से लेके 9 तक, ठीक है? 10वां क्वेश्चन क्या बोला कि भारत में माल व सेवा कर यानी जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है? प्रारंभ करने के मूलाधार विवेचना कीजिए। आप कहोगे सर मूलाधार आ गया ये तो। अब इसकी इंग्लिश क्या है? डिस्कस द रेशनल, ठीक है? रेशनैल बोल सकते हैं इसको, रेशनैल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप कहोगे सर ये भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मूलाधार का मतलब क्या हो गया? मैंने यहाँ लिख दिया मुख्य कारण, ये तर्क या लॉजिक, ठीक है? मूलाधार का मतलब हो गया रैशनल, ठीक है? रैशनल या मुख्य कारण, ये तर्क या लॉजिक, ठीक है? यानी सरकार को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस पुराना सिस्टम बदलकर जीएसटी लाना पड़ रहा है। तो भारत में जीएसटी प्रारंभ करने के मुख्य कारण की विवेचना कीजिए। अब समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? तो मूलाधार अगर आ जाए या रैशनल आ जाए, इसका मतलब क्या है? तर्क दे करके बताइए, ये लॉजिक क्या है इसका, या मुख्य कारण क्या है? अगर इसको हम लॉजिक से समझें कि भारत में माल व सेवा कर प्रारंभ करने के मुख्य तर्क, ये तर्क
की विवेचना कीजिए या लॉजिक की विवेचना कीजिए, ठीक है? इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब यानी देर के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। ये 2013 में क्वेश्चन्स आया है और आपको पता होगा जीएसटी कब लागू हुई है? 2017 में। तो इसमें काफ़ी समय से बातचीत चल रही थी, लगभग 1998 के आसपास से बातचीत चल रही थी कि हम लोग जीएसटी लाएँगे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा देर हो गई। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो वर्तमान आज की सरकार है, ये कभी जब विपक्ष में होती थी तो ये जीएसटी का बहुत विरोध करती थी। जैसे सरकार में आई तो इसने जीएसटी भी लागू कर दिया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जो सरकार विरोध में भाई विपक्ष में तो कोई ना कोई चीज़ें पे आपका आरोप-प्रत्यारोप चलता रहेगा, ठीक है? तो आपको पॉलिटिक्स में तो जाना ही नहीं है। लेकिन एक बात हुई कि उन 1990 के दशक से जो जीएसटी लाना चाह रही थी भारत सरकार, उसको लाने में इतना विलंब क्यों हुआ? उसके कारणों की समालोचनात्मक वर्णन करना है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर राजनीतिक चीज़ें मत डालिएगा, जो आपने पढ़ी हैं, जो आप कारण जानते हैं, वही लिखना है, ठीक है? तो ये करंट का विषय था। देखिए इकोनॉमी, मैं आपको बता देता हूँ कि इकोनॉमी और पॉलिटी इसके अलावा आईआर, ये ऐसे सब्जेक्ट है वो उसका मतलब ये मान चलिए 50 से 60% करंट बेस्ड होता है, मेंस में, प्री में नहीं, ठीक है? करंट बेस्ड। तो करंट आपको कभी नहीं छोड़ना है, पेपर डेली पढ़ना है, न्यूज़पेपर अच्छे से समझना ही है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि 10वां नंबर क्वेश्चन की माँग क्या थी। तो अब हम लोग जो है जैसा कि हम लोग करते आए हैं इस सीरीज़ में कि सारे क्वेश्चंस करने के बाद टॉपिक देखते थे कि टॉपिक कहाँ-कहाँ से प्रश्न बनाए हैं यूपीएससी ने। तो 6वां प्रश्न आपका गुलाबी क्रांति से बनाया, 7वां बनाया आपका कंपनियों पर उदारीकरण का प्रभाव क्या था, उससे बनाया, ठीक है? 7वां आपका बनाया अर्थव्यवस्था में सुधार। अब यहाँ पे सुधार का मतलब भूमि सुधार, ठीक है? यहाँ मैंने भी जो है गलती की है, भूमि सुधार कर लीजिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमि सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन और आपका इसके बीच में संबंध पूछा था, तो ये देखना है आपको संबंध, ठीक? और भूमि सुधार आपको पढ़ना ही है, जैसा मैंने प्रश्न के समय ही बता दिया था आपको। जो 9वां नंबर क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट थे, दोनों एफडीआई से संबंधित थे, कि जो सुपरमार्केट हैं इनमें एफडीआई किस तरह से आया है और आया है तो उसमें प्रगति नहीं हुई, उसको मंजूरी दी गई है तो भी प्रगति नहीं हुई, उस तरह से एफडीआई आया नहीं। और आपका लास्ट क्वेश्चन जीएसटी संबंधित है। तो ये सारे टॉपिक थे जहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन्स पूछे हैं। अब जैसे हम लोग 2013 को समाप्त कर लेंगे, तो मैं टॉपिक सारे एक जगह लिख दूँगा। जीएस 1 के टॉपिक कि यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन्स आया, जीएस 2 के टॉपिक्स यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन्स आया, जीएस 3 के टॉपिक्स यहाँ-यहाँ से क्वेश्चन आया। तो इस तरह से आपके पास ठीक-ठाक जो है आप टॉपिक आ जाएँगे। तो जब आप यूपीएससी 2027 दे रहे होगे, ठीक है? यूपीएससी 2027 तो उस समय आपके पास टॉपिक होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर देखने से अच्छा है कि आप टॉपिक देखो कहाँ-कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी का कोर एरिया ये यूपीएससी कहाँ फ़ोकस करता है, ये यूपीएससी ने प्रश्न क्यों पूछा था। जैसे मैंने आपको जीएसटी यहाँ बताया क्यों आया, करंट का था तो पूछा, ठीक है? तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी है, पढ़नी है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी, ठीक है? और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर जो है बोला करो कि सर पीडीएफ दे दीजिए या हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ जो है डे बाय डे मिलती रहेगी। देखिए जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं भी सोचता हूँ कि पीडीएफ किसी को ज़रूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन्स आपने देख लिए हैं। ये क्वेश्चन्स आपको देखने का मन नहीं है। तो जब पीडीएफ माँगोगे नहीं तो मैं दूँगा भी नहीं, ठीक है? तो माँगोगे तो मिलेगी, फ्री में सब मिलेगा, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों और अगले पार्ट में हम मिलते हैं पार्ट 3 में। देखिए सारी स्लाइडें बनी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो है लापरवाही कर देते हैं। बस ये है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही ये सीरीज़ आगे बढ़ पाएगी, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।